हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैपिलरी राइज का टॉपिक चालू कर रहे हैं और जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको सरफेस टेंशन के बारे में मालूम है, अगर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में अच्छे से मालूम है तो कैपिलरी राइज के बारे में जानना बहुत ही आसान है। पर अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ये वीडियो तकलीफ दे सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो पहले सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कांटेक्ट का टॉपिक देख लीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। बहुत ही सिंपल सा है। हमको क्या करना है, एक कैपिलरी ट्यूब लेना है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री लैब में ट्यूब जो देखा होगा, टेस्ट ट्यूब, उसके ऊपर के पार्ट को काट देंगे तो आपको कैपिलरी ट्यूब जैसा दिखाई देगा। सिंपल सा रहता है। उस कैपिलरी ट्यूब को क्या करना है, आपको किसी भी लिक्विड में डिप करना है और जब आप उस लिक्विड में डिप करते हैं उसको, तो जो ट्यूब है उसमें हल्का जो लिक्विड है वो राइज हो जाता है। क्या होगा, राइज हो जाएगा। और जब वो राइज होगा तो हमें ये बताना है कि वो राइज कितना हुआ, जो हाइट है उसकी वो कितनी निकल के आ रही है, और उसका रिलेशन हमको सरफेस टेंशन पे लेना है कि सरफेस टेंशन का रिलेशन उससे क्या होता है, प्लस उसमें जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर किस हिसाब से लिया जाता है। फिर उसके बाद इस वीडियो में हम लोग डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन का टॉपिक भी पढ़ेंगे। डिटर्जेंट में क्या है, मतलब कि अगर कोई हम जैसे कपड़ा जो हम धोते हैं, ठीक है, उस कपड़े में अगर कुछ गंदगी लगी हुई है तो हम उसको डायरेक्टली पानी में नहीं धोते हैं, बल्कि उस पर कुछ सर्फ जैसा या डिटर्जेंट जैसा मिलाते हैं। तो वो डिटर्जेंट उस गंदगी को कैसे निकालता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे हमें कैपिलरी का जो टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ओके, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखिए हमको क्या लेना है, एक कंटेनर ले लीजिएगा इस टाइप से, और इस कंटेनर में कुछ लिक्विड आपका भरा हुआ है। ठीक है, अब इस लिक्विड में हमको एक कैपिलरी ट्यूब को डिप कराना है। तो यहां पास में हम एक कैपिलरी ट्यूब ले लेते हैं इस टाइप से। तो जैसे ही मैंने इस कैपिलरी ट्यूब को इसमें डिप कराया तो ये जो लिक्विड है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, ऐसा बोल सकते हैं, ये कुछ ऐसा शेप बनता है इस टाइप से। ठीक है, इसका बड़ा साइज मैं आपको बना के दिखाता हूं। पहले इसको देख लीजिए कि ये शेप आपका बन के आ रहा है। अब देखिए यहां पास में हल्का हल्का आपका ये ऊपर चला जा रहा है। ये ड्यू टू द एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो टॉपिक है उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पास में एडेसिव फोर्स लग रहा है। एडेसिव फोर्स होने के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये इसके साथ में अटैच होके ये ऊपर खिसक जाते हैं। ठीक है, और ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण यहाँ दबाव पड़ता है और ये एक मेनिकस शेप लेके आता है। ओके है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये जो ऊपर उठ रहा है इस सरफेस से इसकी कुछ ना कुछ हाइट है, ये h हाइट है। ठीक है, और इस h हाइट को हमको फाइंड आउट करना है ड्यू टू द प्रेशर के फॉर्म में। तो इसमें दो जगह में प्रेशर बन रहा है। पहला पॉइंट ये बन रहा है PA पॉइंट प्रेशर, और सेकंड पॉइंट बन रहा है ये वाला जो पानी है यहाँ पास में, या फिर जो भी लिक्विड हम ले रहे हैं इसको आप B पॉइंट ले सकते हैं और ये प्रेशर B ले सकते हैं यहाँ पास में। ओके है, ठीक है। अब इस शेप को थोड़ा ध्यान से देखिए किस टाइप से ये बनता है। तो हम थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं इस टाइप से, और ये हमारा शेप यहाँ पास में बन के निकल के आया। ओके है, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट के टॉपिक में हमने पढ़े थे कि ये जो शेप बन रहा है इस पे एक एंगल बनता है। वो एंगल, ये जो सरफेस है इस सरफेस से टेंजेंट ऐसे बनाता है। तो यहाँ पास में एक एंगल बन के आ रहा है, देखिए ये थीटा एंगल। ठीक है, इस थीटा एंगल को हम लोग रिलेट करेंगे इस ट्यूब के फॉर्म में। देखिए ट्यूब को कैसे देखते हैं, तो इस ट्यूब का मान लीजिए कि ये रेडियस है यहाँ पास में r। ये एक ट्यूब सर्कुलर फॉर्म में जो इसका रेडियस होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको ये r का और ये जो मेनिकस शेप दिख रहा है आपको, ये मेनिकस शेप को अगर एक सर्कुलर फॉर्म में लिया जाए, देखिए ये कर्व है, अगर ये कर्व है तो जरूर ये एक इस टाइप का सर्कल आपको बना के देता होगा। देखिए इस टाइप से, ठीक है, देगा। इमेजिन कर सकते हैं कि सर्कल आपको बना के दे रहा है। अगर ये सर्कल बना के आपको दे रहा है तो इसका जरूर कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो मान लीजिए कि इसका रेडियस कैपिटल R निकल के आ रहा है, और ये कैपिटल R और ये स्मॉल r का जो थीटा एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। देखिए इसको कैसे समझा जाता है। देखिए अगर मैं इस उंगली और इसको ऐसे रखूं, ठीक है, और इसको मैं हल्का ऐसे शिफ्ट करूं, देखिए तो ये उंगली जितना भी इधर शिफ्ट हुआ होगा ये वाला इतना इधर शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, और इसीलिए ये एंगल इसके
बराबर माना जाता है। ओके है, ठीक है। इसको अगर आप इससे मिलाएंगे तो ये एक 90 डिग्री बना के आता है यहाँ पास में। ठीक है, ये क्या बना रहा है 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री के यूज से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, और ये एंगल काफी काम का होता है। अगर ये एंगल की वैल्यू 0 to 90 के बीच में आती है तो हमारा जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है, और अगर इसकी थीटा की जो वैल्यू है वो 90 to 180 के बीच में आता है तो हमारा जो वैल्यू है वो नेगेटिव आता है। और ये जो मेनिकस शेप आपको दिखाई दे रहा है कॉनकेव, वो कॉन्वेक्स शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये कब होता है? जब इसका प्रेशर कम हो जाए इसके मुकाबले। ठीक है, इसका प्रेशर कम हो जाएगा इस लिक्विड के मुकाबले। जैसे कि अगर इस लिक्विड को मर्क्यूरी में कन्वर्ट कर दिया जाए, नॉर्मल अगर हम वाटर लेते हैं, हम वाटर की जगह इसको मर्क्यूरी ले लिया जाए तो इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और इसका प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये जो शेप है, ये आपका कर्व कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये एंगल बहुत ही काम का चीज़ है इस पॉइंट पे। ओके है, तो ये चीज़ें आपको समझ में अब अच्छे से आ रही होंगी कि इन चीज़ों को कैसे लिया गया है, और अभी देखेंगे कि इसका जो यूज़ है वो कैसे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अपने इक्वेशन को, कैपिलरी राइज का जो इक्वेशन है, और इस H को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में इसका भी यूटिलाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास में खाली रिफिल अगर होगी तो आप एक कंटेनर लीजिएगा इस टाइप से। ठीक है, गिलास का ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो गिलास के पानी में भी आप देख सकते हैं, और उस पर उसको डिप कराइएगा। जो खाली रिफिल उसको आप डिप कराएंगे तो आपको रिफिल में जो पानी मिलेगा वो आपके जो गिलास का पानी का जो लेवल है उससे आपको ऊपर मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हमको कुछ चीज़ें लेनी है। हमको क्या करना है, ये जो सरफेस दिख रहा है इस एरिया में, ये जो कर्व आपका बन रहा है, इसका एक्सेस प्रेशर सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। देखिए, तो यहाँ के जो भी मॉलिक्यूल्स है, देखिए यहाँ पास के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके इस लिक्विड के, इस पे प्रेशर आपका बन रहा होगा। अब ये प्रेशर दो जगह से आपका बनता है। सबसे पहला कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण इस पे जो दबाव पड़ रहा होगा, ठीक है, पहला प्रेशर आपका निकल के आ रहा है तो इसमें चेंज आएगा, इसका सरफेस टेंशन में चेंज आएगा, और इसमें जो भी एक्सेस प्रेशर इसके कारण मिल रहा है हमको, वो हमको निकालना है। ठीक है, अभी जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है वो हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट में देखे थे। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा, देखिए ये जो सरफेस दिख रहा है ये एक सिंगल सरफेस है। ठीक है, सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट में नहीं, ड्रॉप एंड बबल्स में हम लोग देखे थे, माय मिस्टेक। तो ये जो सरफेस देख रहे हैं ये एक सिंगल सरफेस है, और इस सिंगल सरफेस का जो एक्सेस प्रेशर है उसे कैसे निकाला जाएगा, उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सेस प्रेशर ऑफ लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो इसका एक्सेस प्रेशर सिंगल साइड में है, तो इसका एक्सेस प्रेशर कैसे निकाला जाएगा, बहुत सिंपल सा, 2S/R। ये जो कर्व है इसका जो भी रेडियस है ये वाला, उस R को यहां पास में ले लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको अगर आप ड्रॉप एंड बबल का टॉपिक मेरा देखेंगे तो उसको आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ये ड्रॉप है और इसका रेडियस ही है, तो इसलिए यहां पास में R लिया गया है। ठीक है, अब इस R को इस कैपिलरी ट्यूब के रेडियस से चेंज करना है हमको। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमको इस पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा देखेंगे तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस देखिए ये वाला R को हम लोग क्या निकालेंगे, R इक्वल टू, इसको यहां ले जाइए, इसको यहां ले जाइए, तो R अपॉन कॉस थीटा मिल जाएगा। तो ये जो आपका बबल का ये जो देख रहे हैं कर्व से, इसका जो रेडियस है ये कन्वर्ट हो जाएगा कैपिलरी के रेडियस से ड्यू टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप यहां पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। तो यहां लिख सकते हैं आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 1। तो प्रेशर जो भी हमारा एक्सेस प्रेशर है, इसलिए PE ले लिया हूं मैं यहां पास में, ये जो एक्सेस प्रेशर है इसको 2S, ठीक है, और ये जो R है इसके जगह हम R अपॉन कॉस थीटा ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जो रहेगी 2S अपॉन R, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो 2S कॉस थीटा अपॉन R की वैल्यू आएगी, जो कि हमारा एक्सेस प्रेशर बन रहा है इस जो सरफेस देख रहे हैं इस पे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो सरफेस पे जो एक्सेस प्रेशर बन रहा है ऊपर से,
जो सेम प्रेशर आपको ये जो लिक्विड का ये जो कॉलम मिल रहा है आपको, ये जो लिक्विड का ये जो कॉलम मिल रहा है आपको, ये भी आपको सेम प्रेशर देगा। तो ये जो एक्सेस प्रेशर हमको मिल रहा है ये ड्यू टू दिस कॉलम। ये देख रहे हैं ये लिक्विड जो राइज हुआ है, अगर ये पानी का देखिए ये लिक्विड का अगर सरफेस है तो इतना ये ऊपर गया होगा, ये इतना हाइट। तो ये जो हाइट ऊपर गया है ड्यू टू ये जो एटमॉस्फेरिक ये जो लिक्विड का जो प्रेशर देख रहे हैं, ये जो आपको धक्का दिया होगा, तो यहाँ पास में एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ होगा, उसी के कारण ये लिक्विड ऊपर गया होगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस पे जो एक्सेस प्रेशर हमको मिल रहा है ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण, वही सेम सरफेस जो आपको एक्सेस प्रेशर जो मिल रहा है वही सेम प्रेशर आपको इस लिक्विड के द्वारा भी मिला होगा, इस लिक्विड के कारण। तो इस लिक्विड के कारण पहले लिक्विड यहाँ था, अब ये लिक्विड का जो प्रेशर है वो एक्सेस हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो वो जो बढ़ा हुआ जो चीज है प्रेशर का, वो हमें ये जो राइज मिल रहा है इसके कारण दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो राइज हुआ है इसका एक फॉर्मूला बनता है, ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेस प्रेशर बाय द लिक्विड जो है हमारा, देखिए एक्सेस प्रेशर बाय दिस लिक्विड कॉलम, ऐसा लिख लीजिएगा आप यहां पास में। तो एक्सेस प्रेशर बाय द लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो प्रेशर एक्सेस प्रेशर कितना है यहाँ पास में, रो एच जी। यहाँ पास में 3 वैल्यूज हमारी निकल के आती हैं। इस फॉर्मूले को ही हम क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है, ड्यू टू द हाइट के कारण जो हमें एनर्जी मिलती है और वो बाद में प्रेशर क्रिएट करता है, तो उससे आपको बर्नौली में ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रो क्या है यहाँ पास में, रो हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। एच क्या है, राइज ऑफ द लिक्विड है। ठीक है, राइज ऑफ लिक्विड। और जी तो मालूम है आपको, ग्रेविटी है। ओके, इसको हम लोग mgh के फॉर्म में भी लेते हैं, बाद में इसको फिर डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है ड्यू बिकॉज ऑफ द प्रेशर के कारण। ठीक है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है एक्सेस प्रेशर और ये जो प्रेशर है ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण, ये दोनों बराबर है, तो दोनों को आप रिलेट कर दीजिए। तो ये वाला इक्वेशन आपका यहां निकल के आता है, तो इस इक्वेशन को 2 दे सकते हैं और इसको 3 दे सकते हैं, और इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो ये प्रेशर हट जाएगा और ये वैल्यू निकल के इसमें आ जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2s, इसको ऐसा कर लीजिएगा, रो एच जी, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r। ओके है, हमें निकालना क्या है, हमें ये जो एक्सेस हाइट निकल के आ रही है इसे निकालना है कि वो राइज कितना हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, h इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो g, एंड दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। किसका इक्वेशन है ये जो लिक्विड है, जो भी लिक्विड है वो जो राइज हो रहा है वो कितना राइज हो रहा है ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर के कारण। तो देखिए हमें यहाँ पास में सबसे पहला सरफेस टेंशन मिल जाता है, दूसरा चीज हमारे यहाँ पास में ये जो कैपिलरी ट्यूब का ये जो रेडियस है वो मिल जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, देखिए लिक्विड तो चेंज हम कर सकते हैं, अगर लिक्विड को हम कांस्टेंट रखें और हम चाहते हैं कि इस हाइट को मुझे बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसके रेडियस को कम कर दूं, मतलब ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका रेडियस को अगर मैं कंप्रेस कर दूं, छोटा कर दूं, तो अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो ऑटोमेटिक चीज राइज हो रहा है ये बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप जो रिफिल मैंने बताया था आपको कि रिफिल को अगर आप लिक्विड पे डिप करते हैं तो उसका जो राइजिंग लेवल है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर आप कोई मोटा रिफिल ले लीजिए कोई भी, ठीक है, आपको जेल पेन का जो रिफिल होता है वो एज कंपेयर टू जो आपके बॉल पेन की रिफिल है वो उसके मुकाबले थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, डायमीटर उसका ज़्यादा होता है। तो आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में फिलहाल में तो लॉकडाउन चल रहा है, पर कभी आप जब जाएंगे तो वहाँ पास में भी आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं उस टेस्ट ट्यूब का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, उसको भी आप पानी में डिप करके या फिर जो लिक्विड होगा, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं वहाँ पास में, उस लिक्विड पे जब डिप करेंगे आप उसको, तो उस पर जो राइज लेवल मिलेगा उस पर आपको फर्क मिलेगा। तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू कम है, मतलब जो कैपिलरी है इसका
इसका जो डाया है वो कम होगा तो रेडियस भी कम होगा, रेडियस कम होगा तो हाइट आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर वो लिक्विड का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है तो ये जो लिक्विड है इसका सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा होगा तब भी आपको ये जो राइज है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। देखिए यहाँ पास में भी है, अगर सरफेस टेंशन बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इस प्रेशर के कारण ये देखिए यहाँ पास में भी देख सकते हैं और यहाँ भी, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका ऑटोमेटिकली जो राइज लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद डेंसिटी, आप लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर भी देख सकते हैं कि अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्या होती है, अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पास में किसी भी लिक्विड का, तो जैसे कि मर्क्यूरी ले सकते हैं, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी एज कंपेयर टू द वाटर के कारण ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी, तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू घट जाएगा। तो इसका रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आपको मिल रहा है थोड़ा सा, कि अगर लिक्विड का वैल्यू, ये दोनों की आर और डेंसिटी दोनों के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट है, अगर डेंसिटी इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी जो हाइट मिल रही है वो कम हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो डेंसिटी ज़्यादा होने से जो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, जो शेप है वो कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स शेप बन जाता है, और जब ऐसा होता है तो इसके साथ में जो कांटेक्ट मिल रहा है वो अच्छे से नहीं मिलता है। ठीक है, जो एडिशिव फोर्स है वो अच्छे से नहीं मिलता है, और जब एडिशिव फोर्स अच्छे से नहीं मिलेगा तो इसको राइज होने में काफ़ी तकलीफ होता है, और उसके कारण भी आप बोल सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। प्लस कॉस थीटा का बहुत बड़ा यहाँ पास में रोल है। तो कॉस थीटा देखिए, ये जो थीटा की वैल्यू है, अगर ये थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल के अंदर आता है, मतलब कि 0 और 90 के बीच आता है, तो जो भी हाइट की वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये एंगल आपका नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कैपिलरी जो नॉर्मल ये जो लिक्विड है इससे इसकी जो हाइट है वो नीचे भी जा सकती है अगर आपकी थीटा की वैल्यू नेगेटिव आता है तो मेरे अंदाज से आपको ये चीज़ मर्क्यूरी में देखने मिल भी जाएगा। मर्क्यूरी का अगर आपको मिल जाए स्कूल में, ठीक है, तो मर्क्यूरी का लिक्विड में अगर आप उसको डिप करेंगे तो आपका जो एंगल है वो आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अगर आप वाटर लेते हैं तो इसकी जो डिग्री है वो नियर अबाउट 8 डिग्री के आसपास होती है। ठीक है, और अगर आप जो कि एक्यूट एंगल बनाता है, और अगर आप मर्क्यूरी लेते हैं तो उसका नियर अबाउट 138 डिग्री होता है जो कि ऑप्टिज एंगल बनाता है, और उस पर आपको देखने मिल सकता है कि जो लिक्विड है वो आपको डाउन मिल सकता है एज कम्पेयर टू द सरफेस ऑफ दिस और दिस लेवल। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको अब ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कैपिलरी राइज का टॉपिक, कि ये जो कैपिलरी राइज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर के कारण ये जो आपका लिक्विड है ये आपका राइज होता है, और इनको इन दोनों फॉर्मूले से हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये जो कॉलम बन रहा है इसके कारण बन रहा है। ठीक है, ये जो कॉलम में जो एक्सेस ये जो निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, ये जो एक्सेस आपका लिक्विड ऊपर जा रहा है उस कॉलम के कारण भी इस सरफेस पे आपका टेंशन बनता होगा। देखिए ये जो लिक्विड है इस पे टेंशन बना रहा होगा, और इस पे जो ये जो इसका सरफेस टेंशन है, इस सरफेस टेंशन के कारण भी जो कर्व बन रहा है उससे भी आपको एक प्रेशर बन रहा होगा, तो टेंशन आपका बन रहा है। देखिए जब ऊपर से दबाव पड़ेगा तो ये जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच है उस पर टेंशन बनता है, और वो जो टेंशन है, ठीक है, दबाव पड़ेगा टेंशन है, और टेंशन के कारण जब वो स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेच कम आपका क्या बनाएगा, यहाँ पास में सरफेस टेंशन बनाएगा, और उस सरफेस टेंशन के कारण भी आपका लिक्विड पे दबाव ऐसे पड़ता है। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। देखिए काफ़ी सारे कंसेप्ट इस पे निकल के आते हैं। तो ये जो कैपिलरी राइज का टॉपिक है ये एक सिंगल टॉपिक पे आप इसको कवर नहीं कर सकते। खाली हम कैपिलरी राइज का टॉपिक को देख के आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। पहले सरफेस टेंशन क्या होता है, फिर उसके बाद ड्रॉप एंड बबल को भी आप देखेंगे, तो ड्रॉप एंड बबल में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ये जो सरफेस टेंशन का जो कर्व है वो किस कारण से बनता है। फिर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट में भी मैंने डिटेल में बताया है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट निकल के आ रहा है एक्यूट और ऑप्टिज, वो कैसे निकल के आता है। फिर इसमें बर्नौली का ये जो रूल लगा था, ठीक है, बर्नौली में एक्चुअल में फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, पर अगर स्टेशनरी पोजीशन पे है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हट जाता है
और जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल के फॉर्म में मिलता है। जो हाइट आपको मिल रहा है उसकी जो कॉलम, ये देखिए जो हाइट मिल रहा है सिर्फ इसी का प्रेशर को चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास में ये फ्लो तो कर नहीं रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसमें से निकाल दिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी के कारण जो प्रेशर बन रहा है उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, इतने सारे कंसेप्ट मिल के सब तब जाके ये कैपिलरी का ये लास्ट टॉपिक जो है वो क्लियर हो पाएगा अच्छे से। और अगर आप खाली डेरिवेशन बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। पर आपको अगर डिटेल में समझना है तो आपको ये चीजें अच्छे समझ में आनी चाहिए, तभी आपका बात बनेगा। ठीक है, डेरिवेशन में तो कुछ भी नहीं है, पर कंसेप्ट बिहाइंड द कैपिलरी राइज ये थोड़ा सा हटके है। ओके है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कैपिलरी राइज का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन, उस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। तो इस पे डिटर्जेंट में क्या होता है इसको समझिएगा। एक्चुअल में टोटली ये थियोरेटिकली पार्ट है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक डिटर्जेंट हमने लिया और उसको कुछ लिक्विड में हमने घोल दिया। ठीक है, और हमारे कपड़े में कुछ डर्ट्स लगे हुए हैं, ग्रीस भी लग सकता है, ऑयल भी लग सकता है। ठीक है, अब करते क्या है हम कि मान लीजिए कि दिस इज अवर कंटेनर और इस पे हमारा जो लिक्विड है यहाँ पास में अलग से, और इस लिक्विड पे हमने कपड़े को डाला। तो सबसे पहले कपड़े को समझते हैं। तो देखिए ये हमारा कपड़ा हो गया मान लीजिए इस टाइप से, और इस कपड़े पे क्या है, इस कपड़े पे कुछ डर्ट्स लगा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पास में ऐसे डर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये ग्रीस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। अब ये डर्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं और ये कपड़े के साथ में अच्छे से एडिसिव फोर्स बना के चिपक गए। ओके है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इसको पानी से हम धो देते हैं। तो जब हमने इस पे पानी को यहाँ पास में ऐसे पानी को लिया और इसको ऐसे रगड़ा, ठीक है, तो जो वाटर है यहाँ पास में, जो पानी है, पानी का इस ग्रीस या ऑयल के साथ में जो फोर्स बनता है, ठीक है, वो अच्छे से नहीं बन पाता, वो एडेसिव नहीं बन पाता है। तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि किसी भी ऑयल या फिर ग्रीस में अगर आप पानी को डालेंगे तो वो अच्छे से नहीं चिपक पाता है। ठीक है, उस सरफेस के साथ में अच्छे से नहीं चिपकता है, और पूरा का पूरा पानी ऐसे ही बाहर निकाल सकते हैं आप ऑयल से। ठीक है, वो दोनों के दोनों एक मिक्स नहीं हो पाते हैं। अब जब इसमें से ये मिक्स नहीं हो पाता है तो ये पानी इस लिक्विड को, ये जो आपका ग्रीस है, इसे निकालेगा, तो निकालेगा कैसे, ऐसे निकाल नहीं सकता। तो इसके लिए ये जो पानी है यहाँ पास में जो लिक्विड लिया जा रहा है, इस पे डिटर्जेंट को मिलाया जाता है। तो वो डिटर्जेंट करता क्या है, वो डिटर्जेंट जो होता है उसका शेप कुछ ऐसे कीला टाइप से रहता है। देखिए आपको पता नहीं चलेगा, वो माइक्रो लेवल की बातें हैं। ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम है, तब तक मैंने एक बुक को नहीं पढ़ा था। तो ये डिटर्जेंट कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, और ये डिटर्जेंट करता क्या है, ये डिटर्जेंट आपका ये जो लिक्विड है, ये जो आपका ये जो ग्रीस देख रहे हैं, इस ग्रीस के साथ में एडिसिव फोर्स बनाता है। और ये जो ग्रीस का, ये देखिए इस टाइप से ये मॉलिक्यूल है, इस ग्रीस के साथ में एडिसिव फोर्स बनाएगा, और ये जो लिक्विड है देखिए ऐसा कीला की तरह ऐसे सबसे, ये सारे डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल है इससे ऐसे अटैच हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, कुछ फूल टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये आपका है ग्रीस या ऑयल का ड्रॉप मान लीजिए, और ये डिटर्जेंट के पार्टिकल्स हैं जो कि इस ग्रीस के साथ में ऐसे अटैच हो जाते हैं। और ये जो आपका बाकी बचा हुआ है, जो आपका डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, जो इसका अपर लेवल है, ये क्या होता है, ये आपका ये जो आपका पानी है उसके साथ में अटैच रहता है। ठीक है, अब काम क्या होता है इसमें, देखिए जो आपका ये क्लॉथ है या कपड़ा जो भी है आपका, ये इसके साथ चिपका होता है, यहाँ से ये पानी के साथ में ये डिटर्जेंट के साथ आता है और इस मॉलिक्यूल के साथ में एडिसिव फोर्स बनाता है, और इसको इसके चारों तरफ ऐसे घेर लेता है इसको। देखिए इस टाइप से जब इसको घेरता है तो इसका मॉलिक्यूल इस क्लॉथ से बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, और रिमूव होकर ये सर्कल के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट होता है। और ये डिटर्जेंट जो होता है, इस सोप के साथ, ये जो क्लॉथ है इससे अटैच नहीं हो पाता अच्छे से, और ये आराम से बाहर निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कपड़े के साथ में डिटर्जेंट आराम से बाहर निकल सकता है, पर ग्रीस नहीं निकल सकता। तो ग्रीस को निकाल कौन लेता है, ये जो डिटर्जेंट है, ये उसको बाहर ऐसे पॉप अप कर लेता है। और उसके बाद आप देखे होंगे, जब कपड़ा आप धोते हैं, समझ लीजिए कुछ गंदगी लगी हुई है, डस्ट जो भी है, और उसको आप जब
धो लेते हैं तो आपका जो पानी है वो काफी गंदा दिखाई देता है, पर जब आप उसमें से कपड़े को ऐसे बाहर निकालते हैं तो कपड़ा साफ है पर पानी पूरा गंदा है। तो वो लिक्विड के साथ में क्या होता है, ये डर्ट के चारों तरफ में ये सर्फ का पानी रहता है और वो डर्ट को इस कपड़े में दोबारा नहीं लगने देता है। तो जब आप कपड़े को निकालते हैं तो कपड़ा आपका साफ हो जाता है और जितना भी डर्ट है वो इस पानी में ही रहता है और उस पानी को हम फिर फेंक देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ जो सोप हैं, जो आपका डिटर्जेंट है वो कुछ आपका इस कपड़े के साथ में रहता है, तो उसको क्या करते हैं, जैसे आप उस पानी को बाहर फेंकते हैं जो गंदा वाला पानी है, उसके बाद फिर से आप कपड़े को पानी में डुबाइए तो जो थोड़ा बहुत सर्फ है, थोड़ा बहुत गंदगी है वो और अच्छे से निकल जाता है। इतना सिंपल सा है। तो क्या करते हैं इसमें जो सर्फ, ये जो आपका लिक्विड है, तो इस पे सरफेस टेंशन कहाँ से आया, इस पे सरफेस टेंशन बहुत सिंपल तरीके से आया है। ये जो सरफेस टेंशन है, अभी देखिए जो सरफेस टेंशन आपको ऑयल का यहाँ पास में जो दिखाई दे रहा है, देखिए इस टाइप से, या ग्रीस का भी बोल सकते हैं, इसका जो सरफेस टेंशन है ये ऑयल के साथ में, ये पानी है, ये वाटर का सरफेस टेंशन मान सकते हैं और ये वाला आपको ऑयल का सरफेस टेंशन मान सकते हैं। तो इसका सरफेस टेंशन इतना, इन दोनों के सरफेस टेंशन इस टाइप से बने हुए रहते हैं कि इसका मॉलिक्यूल इसको, इसके सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता, मतलब जब खींचता है तो वो ब्रेक नहीं हो पाता। अब जब ये इसके साथ ब्रेक नहीं हो पाता है तो ये जो वाटर है इस ऑयल के साथ में अच्छे से वेट नहीं हो पाता, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, ठीक है। पर ये जो ऑयल है ये हमारे क्लॉथ के साथ में अच्छे से वेट हो जाता है। तो अगर आप अपने कपड़े को ऑयल में डुबाएंगे तो वो अच्छे से गीला हो जाएगा, या फिर पानी को भी डुबाएंगे क्लॉथ को तो अच्छे से वो गीला हो जाएगा। पर ऑयल को जब वाटर के साथ में मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, और ये ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण ही है। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन मतलब कि ऐसा चीज, आप क्लॉथ लीजिए और देखिए यहाँ पास में, देखिए ये ऑयल है, ये क्लॉथ है, तो सरफेस टेंशन मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे, हमारे क्लॉथ के जो कॉटन के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी बॉन्डिंग है। जब ऑयल आता है तो वो क्या करता है, इसकी पार्टिकल्स के चारों तरफ मिक्स हो जाता है और बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होती है पूरी तरीके से, पर उसके चारों तरफ ये इसको वेट कर देता है, मतलब अच्छे से जाके चिपक जाता है चारों तरफ से। जब चिपक जाता होगा, ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है क्लॉथ के वो तो बने हुए हैं ड्यू टू द टेंशन के कारण, प्लस ये ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जाके अच्छे से चिपक जाते हैं और वो पूरे क्लॉथ है उसको क्या करते हैं, उसको वेट कर देते हैं, लिक्विड गीला कर देते हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट इस तरीके से आपका, ये जो आपको बताया मैंने, इस तरीके से आपका गंदगी को बाहर निकालता है। और बस इतना सा ही ये था टॉपिक, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ये आपका लिक्विड, ये गंदा पानी रहता है जो भी आपका, और इस पर ये जो डर्ट है इस टाइप से फ्लो होते रहते हैं। तो अगर आप डर्ट को ऐसे हाथ से छूने की भी कोशिश करेंगे तो भी आपका वो फिसल जाता है, क्योंकि उस डर्ट के चारों तरफ में ये डिटर्जेंट का जो पाउडर है ये ऐसे चिपका हुआ रहता है। तो आप हाथ से भी उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तब भी वो हाथ से आपका निकल जाएगा, क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो आपके हाथ के मॉलिक्यूल्स के जो डर्ट्स हैं, ठीक है, हाथ में जो गंदगी है उसको भी अच्छे से निकाल देता है, ठीक है। तो वो गंदा पानी आपको गंदा नहीं कर सकता आपके हाथ को भी, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोग बना लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो पाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। मैं आपको गिवन वैल्यूज और क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ। अब क्वेश्चन देखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए क्या है कि एक कंटेनर लिया गया है यहाँ पास में, मान लीजिए, ठीक है, और इस कंटेनर पे एक कैपिलरी ट्यूब को डुबाया गया। पहले देखिए इस कंटेनर ले लिया, इसमें कुछ लिक्विड आपका पहले से था और उस जो कैपिलरी ट्यूब है उस पर भी लिक्विड को आपने फिल कर दिया और उसको ऐसे उल्टा लिया और यहाँ पास में ऐसे डिप कर दिया, देखिए इस टाइप से। अब जब आपने उसको डिप किया तो उसके अंदर में कुछ प्रेशर जनरेट हुआ होगा और उसके कारण ये कुछ आपका शेप ऐसा बना होगा इस जगह में, ओके है। देखिए इस टाइप से आपका बना है, ये दिखाता हूँ, कहाँ दिखाऊँ, इस जगह में दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। देखिए इस टाइप से ये डिप करने के बाद कुछ ये आपका शेप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जब शेप आपको मिलेगा, देखिए इस प्रेशर के कारण इसकी कुछ हाइट बन गई होगी, तो यहाँ पास में आपको कुछ हाइट मिला होगा, h हाइट, ओके है। ये जो लिक्विड लिया गया है, ये पानी लिया गया है, वाटर, ओके है। अब आपने मैनोमीटर देखा होगा, तो मैनोमीटर में जब ये देखिए ये आपका ऊपर जाता है तो यहाँ पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बनता है पहला। दूसरा, ये जो लिक्विड ऊपर जा रहा है ये लिक्विड का कुछ कॉलम बन रहा है और उसके कारण इस पे कुछ शेप बन रहा है। और ये जो देख रहे हैं ये शेप, ये कुछ आपका अगर सर्कल बनाएंगे तो ये कुछ बबल टाइप का शेप दिखाई देगा।
और देखिए यहाँ पास में देख सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पास में ये मॉलिक्यूल्स पे सरफेस पे टेंशन आएगा, ये यहाँ पास में आपका एयर रहेगा, ठीक है, और ये कुछ बबल शेप जैसा दिखाई आपको देगा, ये यहाँ पास में आपको लिक्विड मिलेगा और ये लिक्विड के कारण इस पे प्रेशर बनेगा आपका अलग से, ठीक है। ठीक है, तो आपको हमको वैल्यूज क्या क्या दी गई है, देखिए इस वैल्यूज में सबसे पहले डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ये डायमीटर इसका कैपिलरी ट्यूब कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर आपको दे दिया गया है। दूसरा हाइट ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड कितना राइज हुआ उसका हाइट दे दिया गया है। तीसरा सरफेस टेंशन, जो लिक्विड है इसके सरफेस पे जो टेंशन बन रहा है, जब वो बबल क्रिएशन हो रहा है तो सरफेस टेंशन कितना बन रहा है। चौथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है यहाँ पास में, देखिए ये जो आपका प्रेशर दिख रहा है यहाँ पास में, ठीक है, इस प्रेशर पे इस पे दबाव पड़ रहा होगा इस कॉलम पे, तो वो प्रेशर कितना बन रहा है वो दे दिया गया है। डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया गया और ग्रेविटी दे दिया गया है। डेंसिटी तो बहुत जरूरी है, ग्रेविटी तो हमको मिली ज्यादा 9.8 दिया गया। निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है जो ये एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है। एक्सेस प्रेशर, वो एक्सेस प्रेशर कहाँ है, ये जो लिक्विड है देखिए इस पे जो चेंज आया, पहले ये लिक्विड नीचे होगा, जब इसमें डुबाए तो इसको प्रेशर बन रहा होगा, तो ये लिक्विड पे प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, वो प्रेशर कितना निकल के आ रहा है वो हमें निकालना है, एक्सेस प्रेशर। सेकंड, ये जो बबल क्रिएट हो रहा है आपका, इसके अंदर में एयर है, ठीक है, और वो एयर पे जो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर इनसाइड द बबल, ठीक है, तो मेरा अगर अपने बबल का टॉपिक देखा होगा तो उस पे एक लेयर बनती है, बबल वाले में एयर के पॉइंट पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है उस बबल पे, बबल के अंदर जो एयर है उस पे, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, ये दोनों चीजें हमको निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो एक्सेस प्रेशर यहां पास में बन रहा है इसको हम बोलेंगे, ठीक है, ये जो एक्सेस प्रेशर निकल रहा है इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग एक्सेस प्रेशर को, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2S अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, एक्सेस प्रेशर। अब देख रहे होंगे कि इसमें मैंने 2S अपॉन R लिया है और जो कि आपका सिंगल सरफेस पे वर्क करता है, तो इसका कारण बहुत ही सिंपल सा है, ये जो बबल क्रिएट हो रहा है इस बबल के कारण यहाँ एयर है और ये जो सरफेस देख रहे हैं ये वाला जो सरफेस है ये एक सिंगल सरफेस है, इस पे जो टेंशन बन रहा है इसका जो सरफेस है ये एक सिंगल सरफेस है, और इस सिंगल सरफेस के कारण इसका जो फॉर्मूला है वो 2S अपॉन R आता है, ठीक है। पर अगर आप एक कंप्लीट बबल लेते तो उसके अंदर और उस सरफेस के बाहर का भी हम लोग को प्रेशर को चेक करना पड़ता और उस टाइम पे आपको जो सरफेस टेंशन पे जो फॉर्मूला बनता वो 4S अपॉन R बन के आता। पर इस पॉइंट पे हम बाहर के वैल्यूज को नहीं ले रहे हैं, इसलिए सरफेस टेंशन आपका जो प्रेशर बन रहा है आपका, ठीक है, वो एक्सेस प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो 2S अपॉन R के फॉर्म पे लेंगे। अभी जो R है ये डायमीटर से निकाला जाएगा, तो इसका रेडियस को आप इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 mm में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको फिर डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ पे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये लिक्विड ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करेंगे तो 0.08 मीटर के आसपास आएगा। इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, तो हमको किससे काम है, 2 सरफेस टेंशन का काम था यहाँ, तो 2 × 7.3 × 10⁻², और रेडियस से काम था तो 10⁻³ ले सकते हैं यहाँ पास में, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 14.6, 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो +3, तो हमको जो वैल्यू निकल के आएगा 14.6 × 10⁻1, और हमारा वैल्यू आएगा 146 पास्कल। तो जो एक्सेस प्रेशर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आएगा, 146 पास्कल निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो लिक्विड है इस लिक्विड पे जो एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है, कितना, ये जो लिक्विड है इस पे जो एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा है वो तो हमने निकाल लिया 146। अब ये जो एयर है यहां पास में इस पे कितना प्रेशर जनरेट होगा इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है, देखिए क्या करना है हमको, पहला ये जो सरफेस देख रहे हैं आप, ठीक है, इस सरफेस के कारण इस पे कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा, जो अंदर पे एयर है, तो ये देखिए ये जो एक्सेस प्रेशर जनरेट होगा तो ये अंदर ऐसे दबेगा जब, तो इस पे प्रेशर जनरेट करेगा, पहला, ठीक है। दूसरा, ये जो लिक्विड देख रहे हैं, ये लिक्विड का जो कॉलम है ये भी इस एयर बबल पे दबाव बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, बनाएगा। तो ये जो दबाव बना रहा है
ये कितना बना रहा है। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ये जो लिक्विड है ये कितना प्रेशर बनाएगा इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हमको अलग से निकालनी पड़ेगी। तो इसको मान लीजिए कि ये जो कॉलम है ये कितना प्रेशर बना रहा है, इसको सबसे पहले हम लोग अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। और बाद में फिर ये जो प्रेशर निकल के आया था सरफेस टेंशन का जो एक्सेस प्रेशर, इसको इस कॉलम वाले के प्रेशर के साथ में ऐड कर देंगे तो हमें यहां पास में जो इनसाइड दी बबल जो हमको प्रेशर मिल रहा है वो निकल जाएगा। देखिए इस कॉलम ये प्रेशर कैसे मिल रहा है, पहला ये जो कॉलम बन रहा है रो एच जी का उससे हमको निकालना पड़ेगा, प्लस इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका भी हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इससे पीओ फॉर्म ले लेते हैं। जो वाटर कॉलम है इस पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, पहला बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है एटीएम 1 एटीएम, प्लस इस वाटर का जो कॉलम इसके कारण में कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा होगा तो रो एच जी, ठीक है। इस पे करंट कितना बन रहा है यहां पास में देखिए 1 एटीएम है हमारा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। फिर रो एच जी, तो रो कितना है हमारा यहां पास में डेंसिटी हमारा 1000 है, 1000 एच कितना निकल के आ रहा है हमारा यहां पास में 0.08 इंटू जी कितना है 9.8, ठीक है। अब हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए कितना निकल के आता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 8 64 4 6 ऊपर 8 9 72 और 6 78, ठीक है। 1 2 3 पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3 0.784 इंटू 1000 तो कितना वैल्यू आएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 784, ठीक है। अब इसको देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 5 के फॉर्म में है तो कैसे करेंगे देखिए, इसको अगर मैं 10 टू द पावर 5 बनाता हूं तो 1 पॉइंट को हटा देंगे तो 5 जीरो आगे लगाइए, 2 पॉइंट इधर खसकाइए और फिर इसके 3 पॉइंट इधर खसक गए, प्लस 784 तो निकल के आएगा 101 और ये 3 784 पास्कल, ठीक है। इसको फिर से आप 10 टू द पावर 5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फिर से देखिए 3 पॉइंट यहां लगा दीजिए तो 1.01784 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ओके है। तो देखिए ये वैल्यू काफी बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा कर लेते हैं 1.02 कर देते हैं। 7 के बाद वाला वैल्यू को क्या करना है हमको चेंज कर लीजिए तो ये आएगा 1.02 पास्कल के आसपास, ओके है, ठीक है। तो हमें इस कॉलम के कारण जो एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा था ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये कॉलम के साथ में वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर बन रहा है प्लस ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर बन रहा था वो दोनों मिलके इस एयर यहां जो अंदर में एयर है इस पे प्रेशर जनरेट कर रहा होगा और वही है प्रेशर इनसाइड द बबल, उसे हमको फाइंड आउट करना है। P ऑफ P इनसाइड मतलब कि प्रेशर इनसाइड द बबल कितना है हमारा, पहले तो ये वाला प्रेशर कितना है 1.02 इंटू 10 टू द पावर 5 है, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर बन रहा होगा उसको देख लेते हैं तो ये आया 146, ये 10 टू द पावर 5 है और ये भी 10 टू द पावर 5 के फॉर्म में नहीं है तो कैसे निकाला जाएगा इसको देखिए 1.02 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको 10 टू द पावर 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 5 जीरो को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसको मैं 5 जीरो खिसकाता हूं इधर तो कितना निकल के आएगा 0.00146 इंटू 10 टू द पावर 5, ओके है, ठीक है। इसमें से 10 टू द पावर 5 को बाहर निकाल दीजिए और इसको इसके साथ सम कर दीजिए तो 1.02 प्लस 0.00146 तो सम कर देते हैं कितना आता है देखिए और ये निकल के आएगा आपका 0 है ही तो ये 1.02 और 146 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके है, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, ओके, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। क्या करना था, कैपिलरी ट्यूब लेना था, सबसे पहले उसको डिप कराइए उल्टा, उसको उल्टा कराएंगे, उसमें कोई लिक्विड था, लिक्विड के कारण प्रेशर जनरेट हुआ होगा तो ये ऊपर गया होगा जिसके कारण एक बबल जैसा कुछ क्रिएट हुआ होगा। उस बबल के अंदर में एयर है, उस पर कितना प्रेशर बन रहा है, उस बबल का एयर का खाली अगर लिया जाएगा तो उसका सरफेस टेंशन सिर्फ एक सिंगल
सरफेस आपको मिलेगा, पर पूरे बबल का लिया जाएगा तो 2 सरफेस निकल के आता है। तो खाली बबल का लिया जा रहा था ये, क्योंकि ये सिर्फ ये वाला लेयर इस पर दबाव बना रहा था, इसीलिए सिंगल सरफेस का लेयर लिया गया था यहाँ पास में। उसके बाद ये जो कॉलम मिल रहा था हमको, इसके ऊपर का जो लिक्विड था वो, प्लस इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण दबाव पड़ रहा होगा, अलग से प्रेशर बन रहा होगा, उसके कारण ये 2 प्रेशर मिलके आपको ये पीओ बना यहाँ पास में, और इस प्रेशर को इस एक्सेस प्रेशर के साथ में जोड़ दिया गया। तब वो जो भी प्रेशर आपका बन रहा होगा वही प्रेशर आपका इस एयर पे आपको मिल रहा होगा। तो इस तरीके से दोनों को जोड़ दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी के कारण, इसी की तरह हमारा पूरा ये टॉपिक कैपिलरी राइज का टॉपिक जो है वो अब खत्म होता है, और ये हमारा फाइनल टॉपिक था इस चैप्टर का। तो हमारा चैप्टर भी यहीं पास में खत्म होता है। आप, आई होप आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, और ये टॉपिक आपको, जितने भी टॉपिक आपको इस चैप्टर में मिले हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर में रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इसके बाद एक थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक अलग से है, उस पर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है वो काफ़ी काम आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लिक्विड का टॉपिक और सॉलिड का टॉपिक, थर्मल, आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और लिक्विड भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। मन मत रखिएगा, जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ओके है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।